आज हमारे साथ संदीप त्यागी जी मौजूद हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है द लिटिल बुक ऑफ बिग गेन। तो सर समझेंगे कि किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी होनी चाहिए और किस तरह से निवेश करके आप अपनी जरूरत के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। तो संदीप जी, ईटी भारत में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आपके साथ जुड़ने में अ, अच्छा लग रहा है और इस किस जो किताब लिखी है उसके ऊपर बात करने का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो सर, जैसा कि मैंने किताब में पढ़ा है, आपने एक लंबा 30 से 40 साल का जो होराइजन रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस दौरान अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से रिटर्न आया, वो सारी चीजें आपने बताई हैं। तो आप समझ चाहेंगे कि क्या ओवरऑल कौन सा निवेश का जो विकल्प होता है वो लोगों को अपनाना चाहिए और कौन कौन से विकल्प दरअसल होते हैं और इनमें से क्या क्या रिटर्न मिला है लोगों को इतने। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि ज्यादातर जो निवेशक हैं वो कुछ इस तरह से चलते हैं कि या बहुत ज्यादा लालच में रहते हैं या बहुत ज्यादा डर में रहते हैं। जब हम्म। मार्केट अच्छा चलता है, मार्केट में अच्छा रिटर्न आ रहा होता है, तो निवेशक ये एक्सपेक्ट करता है, कुछ ऐसा उनको अनुभव बन जाता है कि मेरा 30 40 50% रिटर्न तो निकल ही आएगा। जैसे कि पिछले 2 3 सालों में स्टॉक मार्केट का रिटर्न बहुत अच्छा आया है। बिल्कुल। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप देखें तो लगभग 40% रिटर्न पिछले 12 महीने में आ ही गया है। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि एक आपका अनुमान बन जाता है कि स्टॉक मार्केट से इतना रिटर्न आना चाहिए। पर अगर आप 30 40 50 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो उस इतिहास से आपको यह समझ आएगा कि आपका रिटर्न लगभग 15% 12% 18% इस रेंज में आएगा। बहुत ही अच्छा समय जाए तो 80% 82% ऊपर भी गया है। और अगर कभी मार्केट में एक करेक्शन, एक तरह का गिरावट आ जाए तो -50% मतलब पैसा आधा भी हो जाता है। स्टॉक मार्केट इसी तरह का निवेश है। इसलिए जो आपके अलग तरह के निवेश के विकल्प हैं, जैसे स्टॉक मार्केट का निवेश ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है पर ज्यादा ऊपर नीचे भी जा सकता है। हम्म। और उसके विपरीत जो फिक्स डिपॉजिट जो होता है बैंक का, या इस तरह के भारत बॉन्ड और तरह के जो निवेशक निवेश कर सकते हैं, उसमें आपका रिटर्न लगभग एक बराबर सा रहता है। जैसे 7 8% 9%। उसमें बहुत ज्यादा घाटा होने का भी की भी संभावना नहीं रहती और कभी आपका 20 25% रिटर्न भी नहीं बनेगा। तो अब हम्म। इन दो बिल्कुल जो आप कह सकते हैं एक तरह से विपरीत तरह की निवेश हैं। एक में जो स्टॉक मार्केट रिटर्न है उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न आ सकता है पर बहुत ज्यादा बदलाव भी आता है साल दर हम्म। साल। और दूसरा जिसमें रिटर्न कम आता है पर बदलाव कम आता है। इन दोनों को मिला के आप कोई भी तरह का निवेश कर सकते हैं और किसी भी तरह की आपकी परिस्थिति हो उसके लिए आप सामान बना सकते हैं। जैसे किताब में मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप गोलगप्पे खाने जाते हैं तो तीखा और मीठा पानी वो रखा होता है और हम्म। आपके स्वाद अनुसार वो मिलाया जाता है। उसी तरह से निवेश के लिए जो दो तरीके हैं, इनको आपकी जरूरत हिसाब जब मिलाएंगे तो आपके लिए सही निवेश हो सकता है। पर उसके लिए दोनों की क्या खूबियां हैं, क्या उससे रिटर्न आ सकता है और क्या उसमें बदलाव जिसे रिस्क कहा जाता है उसका रिस्क क्या है, ये समझना जरूरी है। आपकी रिसर्च में क्या सामने आया है? अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियोज की बात करें तो मार्केट रिटर्न में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहा है? मतलब सबसे ज्यादा बुरा से बुरा होगा तो क्या होगा और वो ड्यूरेशन क्या नजर आया? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स देखेंगे तो 12 महीने में अगर आप देखें तो हम्म। आप लगभग आधा पैसा भी उसमें आपका नुकसान हो सकता है। हम्म। और ये तब है कि अगर आपने एक पूरा मिला जुला के एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया, तब भी आप इतना पैसा मार्केट में आपका नुकसान हो सकता है। और अगर आप उसी चीज को 5 साल देखें, 10 साल देखें कि अगर मैं निवेश करूं और 10 साल तक उसे, तो आपका नुकसान होने का चांस नहीं रहता। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे बदलाव की जो रेंज है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कितना हो सकता है और सबसे कम कितना हो सकता है, वो 1 साल में बहुत ज्यादा है, +80 से -50, और 10 साल में काफी कम है। मतलब 15 12, हो सकता है 2 3% भी हो जाए, पर वो इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा जैसे 80 से -50 है।
तो कितना वेरिएशन है और कितना बदलाव है, ये टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि अगर आप 1 साल का लेके चलेंगे तो स्टॉक मार्केट के लिए ठीक नहीं है। वो विचारधारा, वो स्टॉक मार्केट के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम हमेशा ये सुझाव देते हैं कि आप जो एक इंसान है, 25, 30, 35 साल की उम्र में आप अपने कमाई शुरू करते हैं, पैसा बचाना शुरू करते हैं, और 60 65 की उम्र तक आप कमाई करते हैं, उसके बाद आपको वो पैसा अपने खर्चे के लिए चाहिए। तो एक तरह से 40 साल का आपका एक इन्वेस्टमेंट का, जिसे कह सकते हैं, एक होराइजन रहता है। उसके अंदर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्योंकि हमें पता है इतने टाइम में वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। पर जब आदमी एक एक साल या एक एक महीने के हिसाब से चलता है कि अब मार्केट ऊपर है, अब मार्केट नीचे है, जिसे कहा जाता है कि आप किसी चीज की परफॉर्मेंस के पीछे चेजिंग कर रहे हैं, कि जब मार्केट अच्छा जाएगा तब मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, और जब मार्केट नीचे जाएगा तब मैं भाग लूंगा। वो नहीं हो पाता है। एक बहुत एग्जाम्पल मैंने अपनी किताब में दिया है। एक अमेरिका का बहुत मशहूर फंड है, मैजेलन फंड के नाम से। पीटर लिंच के नाम के बहुत मशहूर एक उसमें निवेशक थे। उन्होंने 25 साल तक 24% पर साल रिटर्न दिया, और बहुत बड़ा मशहूर फंड था मैजेलन फंड के नाम से। पर उसमें जो आम निवेशक था, उसने पैसे गंवाए। और वो इसलिए कि 1980 में जैसे बहुत अच्छा किया फंड ने, तो बहुत सारे निवेशक आ गए फंड के अंदर एकदम। उससे अगले साल उनका रिटर्न अच्छा नहीं था, तो वो डर गए, और डर के छोड़ के चले गए। तो जो इस तरीके से, जब आप एक लालच में अंदर जाएंगे और डर की वजह से बाहर आएंगे, तो हो सकता है आपका निवेश का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे। पर अगर आप एक स्थायी रूप से इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 15 20 साल के एक माइंडसेट से, तो आप जरूर फिक्स डिपॉजिट से कहीं बेहतर रिटर्न बना सकते तो जब हम बाजार की बात कर रहे हैं तो आप सीधे शेयर बाजार में जाने की सलाह देंगे निवेशकों को, या म्यूचुअल फंड या एसआईपी जो ज्यादा एक तरह से कहें सुरक्षित है आम निवेश को लिए, कम से कम जिन्हें शेयर बाजार की रोजमर्रा की जानकारी से जिनका आमना सामना नहीं होता है या उतनी नॉलेज नहीं होती है? देखिए, जो शुरुआत होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, वो होनी चाहिए, जैसे आप कोई इमारत बनाते हैं तो पहले ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरह से बनता है। उसी बिल्कुल। तरह निवेश का भी वही हिसाब है। तो बेस लेवल जो निवेश का होता है, वो होता है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट से नेक्स्ट लेवल पे जाएं, तो आप एक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कंपनियों के शेयर आपको एक साथ मिल जाते हैं एक छोटी निवेश करने से। इसलिए म्यूचुअल फंड पहली स्टेज है आपके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके अंदर आपको 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में भी 50 100 कंपनियों के शेयर्स एक साथ मिलते हैं। तो आपका रिस्क जो है वो काफी कम हो जाता हम्म। है। अगर आप इस पड़ाव से आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब आप समझते हैं कि भाई मुझे शेयर मार्केट की काफी समझ आ चुकी है, और मैं जानता हूं कि किस तरह के निवेश, किस तरह से मैं बेहतर बेहतर रिटर्न निकाल सकता हूं, तब आप एक एक इंडिविजुअल शेयर, कि मुझे मान लीजिए इस तरह का शेयर पसंद है, मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करूंगा, या इन्फोसिस में करूंगा, या कोई भी नई कंपनी जो आ रही है उसमें इन्वेस्ट करूंगा, वो आप कर सकते हैं। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी लेवल की नॉलेज की बात है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न जो 7 8% है, उससे ज्यादा रिटर्न अगर आप कमाना चाहते हैं, तो एक डाइवर्सिफाइड, मतलब अलग अलग तरीके की स्टॉक को मिला के जो बनाया जाए, ऐसा पोर्टफोलियो करना जरूरी है। और लॉन्ग टर्म में आपके लिए, आपकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे सेफ और बेहतरीन तरीका। अब वो चाहे एक और ये आप भी म्यूचुअल जी। फंड के थ्रू ले, या अपने आप चुन के आप हम्म। 10 15 शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें। वो आपकी काबिलियत, कितना आप समय लगाना चाहते हैं, कितना उसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड। बिल्कुल। एक ये भी समझना चाहेंगे सर कि हमें अपने निवेश को 10-15% की दर से क्यों बढ़ाना हमारे लिए जरूरी है?
क्योंकि 8% के आसपास तो हमें इन फंड्स में पैसे मिल ही रहे हैं। डेट फंड की अगर हम बात करें, फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में हमारे खर्चे कितने बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा कि हमें उसको बढ़ाना जरूरी है? देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न आता है वो महंगाई के हिसाब से ही सेट किया जाता है लगभग। हम्म। क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं उसी हिसाब से पैसे की भी कीमत बढ़ती है। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन और 1-2% ऊपर मिला के आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा। हम्म। तो अगर आप निवेश के द्वारा ये चाहते हैं कि आप कुछ कमाई करें या अपने लिए सिवाय मेहनत नहीं पर आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तो एक जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव एसेट, कमाऊ एसेट में पैसा लगाना जरूरी है। अब आप अगर सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने एक चेन खरीदी और लॉकर में रखी तो 1 साल बाद वहां पे आपको कान के बालियां निकल आएंगी। तो सोना जो है वो प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, उसके अंदर कुछ बढ़ता नहीं है। पर जो हम्म। बिजनेस होते हैं, जो स्टॉक होते हैं, हर कंपनी जिसमें आप शेयर खरीदते हैं उसमें कंपनी खुद बढ़ती है अगले साल। मान लीजिए आपने जोमेटो का शेयर खरीदा या रिलायंस का शेयर खरीदा, वो बिजनेस अगले साल और बड़ा होगा, उसकी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वही शेयर साल दर साल ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और आपको ग्रोथ देता है। इसलिए जो निवेश के विकल्प हैं उनमें हम सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, जिस तरह से भी आप करें वो बहुत जरूरी है। आपने गियर्स का बड़ा अच्छा जिक्र किया है। जैसे कार चलाते वक्त हम अपना गियर चेंज करते हैं और स्पीड बढ़ जाती है, तो उसी हिसाब से आपने 4 गियर्स का, 6 गियर्स का जिक्र किया है कि किस हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाएं। तो इसी तरह हम उम्र के लिहाज से समझना चाहेंगे कि अगर कोई जस्ट जॉब में आया है या कोई सीनियर सिटीजन है, तो ये सारे लोग किन किन गियर्स में इन्वेस्टमेंट के चलें कि इनका पोर्टफोलियो अच्छा रहे, या उन्होंने जो कमाई है, जो कॉर्पस बना लिया है, वो सुरक्षित रहे? ये जो गियर का मैं उदाहरण देता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि इससे बात थोड़ी सी समझ में आती है। क्योंकि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में आपकी परिस्थिति बाहर देखने के बाद और आपका अपना क्या कॉन्फिडेंस है, क्या अनुभव है, उसके हिसाब से आप ड्राइविंग करते हैं। अगर किसी आदमी की नजर कमजोर है और बाहर बहुत अंधेरा है, बारिश हो रही है, पहाड़ी रास्ता है, तो आप गाड़ी धीरे चलाएंगे, लो गियर में चलाएंगे, बिल्कुल। 2-3 गियर में चलाएंगे। अगर किसी आदमी को गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपीरियंस है और कॉन्फिडेंस है और बाहर बहुत अच्छी रोशनी है, खुली सड़क है, दिल्ली जयपुर हाईवे है, तो आप गियर 6 में अपनी गाड़ी चला सकते हैं और आपको लगेगा कि भाई मैं जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंच सकता। इन्वेस्टमेंट भी कुछ इसी तरह से है। अगर आपके पास अ, उतने ही पैसे हैं जितने की आपको जरूरत है, मतलब अगले साल अपने बच्चे की फीस भी देनी है, उस या अपने घर के खर्चे के लिए पैसा कमाना है, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा लगाएंगे और स्टॉक मार्केट अगले साल दाम 20% नीचे गिर गया, तो आपके खर्चों पे असर पड़ना शुरू हो जाए। इसलिए आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपकी ड्राइविंग में एक संतुलन रहना चाहिए, कम रिस्क रहना चाहिए। आप कम गियर में गाड़ी चलाएंगे, कम गियर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी तरफ अगर कोई 25 साल का युवक या युवती है, अभी भी उन्होंने कमाना शुरू किया है, काफी पैसे बन रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, ज्यादा खर्चे नहीं है और उनको पैसे की जरूरत और 40 साल में पड़ने वाली है, तो वो दिल्ली जयपुर वाली सिचुएशन आ गई है। अब आप अपनी गियर 5-6 में चलाइए गाड़ी और आपकी 10 साल में जो ग्रोथ होगी वो कहीं ज्यादा होगी। तो सिचुएशन और आपकी अपनी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं कि मुझे किस गियर में इन्वेस्टमेंट चलानी है। ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न की अभिलाषा रखनी है कि कम रिस्क लेके और धीरे धीरे चलना है, क्योंकि जो आपके पास बचत है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, ना ज्यादा ना कम, पर उसमें ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। एक सवाल ये भी आता है सर कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर टैक्सेस के कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। सरकार तरह तरह से, चाहे हम टीडीएस के जरिए हो या कैपिटल गेन टैक्स हो, अलग अलग तरह से टैक्सेस काफी ज्यादा कट जाते हैं। तो एक मिडिल क्लास
सबसे पहले सेविंग के लिए किन ऑप्शंस में जाए कि उसका टैक्स में जाने वाला पैसा भी सेविंग में ही रह जाए, ज्यादा नुकसान ना हो उसे और फायदा बढ़ जाए? जी, देखिए, बहुत ही कम तरीके अब ऐसे बचे हैं जिसमें टैक्स पे काफी फर्क पड़ता है, पर फिर भी कुछ जरूरी है। जैसे हमारे टैक्स में सरकार एक बेनिफिट देती है कि डिपेंडिंग ऑन पीपीएफ या एनपीएस में 1.5 से 2 लाख रुपए जो आप बचा लें अपने लिए, तो उस पे आप वो पैसे बिना टैक्स दिए जमा कर सकते हैं। और उसकी जो ग्रोथ होती है, उस पे जो आपका एक रिटर्न आता है, उस पे भी टैक्स नहीं लगता है। तो हम्म। वो तो हर आदमी को करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। जो भी उसमें उपलब्ध आपको कैपेसिटी उपलब्ध है, वो आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब जो इक्विटीज शेयर्स में 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप करें तो आपके ऊपर 12.5% इंटरेस्ट लगेगा, और 1 साल हम्म। से कम करेंगे तो शॉर्ट टर्म में 20% लगता है, तो 7.5% का फर्क आ गया आप। अब इस चीज को काफी तरीके से समझा जा सकता है कि आपने अगर 4 5 10 इन्वेस्टमेंट की हैं और 1 साल होने वाला है, तो आप किस चीज को बेचें और किस चीज को न बेचें, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो चीज घाटे में चल रही है उसको 1 साल में बेचना आपके लिए फायदेमंद है, और जो चीज मुनाफे में चल रही है उसको 1 साल बाद बेचना आपके लिए मुनाफे फायदे में रहता है। और जहां तक सवाल है दोनों को मिलाने का, तो अगर आपके पास एक शेयर ऐसा है जो कम कीमत का हो गया है, तो उतने हिसाब से आप अपना प्रॉफिट भी बेच सकते हैं, और दोनों को मिला के आपके ऊपर टैक्स का कोई बोझ नहीं आएगा। तो इस तरह की चीजें मैंने किताब में थोड़ी सी समझाई हैं लोगों को, कि टैक्स से आप किस तरह से बचत कर सकते हैं, क्या स्कीम्स हैं जो भारत सरकार आपको देती है, क्या उनके टैक्स डिफरेंसेस है, और उसको इन्वेस्टमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पर सिर्फ बिल्कुल। टैक्स ही नहीं होता, जो कॉस्ट है वो बहुत तरीके से होती हैं, और कई बार ऐसी होती हैं जो हमें समझ भी नहीं आती। हम्म। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, और उन्हें हम्म। लगता है कि भाई जो उन्हें सलाह दे रहे हैं ये फंड खरीदने में, वो कोई पैसे तो ले नहीं रहे हैं, सिर्फ मदद कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, वो आपकी फंड के फीस के अंदर ही उन्हें पैसे मिलते हैं। हम्म। और ये अभी भी कई निवेशकों को इस बात की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। चाहे उन्हें पता हो कि उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, पर कितने मिलते हैं और उसका कितना, वो साल दर साल जमा करने पे कितना इम्पैक्ट है, इस बात की जानकारी नहीं होती है। पर आप अपनी स्टेटमेंट, जो कि डीमैट स्टेटमेंट आती है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पैसा गया। तो टैक्स, जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो आपने पैसा खर्च किया निवेश करने में और उसको बेचने में, और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो कि आपके से किसी ने एक फीस ली वो निवेश करने के लिए, इन सब चीजों को मिला के अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि निवेश में सिर्फ निवेश ही नहीं होता, उसको करने में इन सब चीजों का बहुत बड़ा हाथ होता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका कितना रिटर्न आएगा इवेंचुअली। हम्म। तो ये तो हुई टैक्स के जुगाड़ की बात, जिससे हम अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। जाहिर है कमाई होगी तो उस पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उधार लेने की आदत भी आजकल यूथ में, खासतौर पर खर्चों के लिए हम अपना क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, ईएमआई बनवा लेते हैं, और किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमें लगता है कि हम उधार पैसा ले करके आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। बोरोइंग मनी, इसी पर आपने एक चैप्टर लिखा है जो मेरा फेवरेट है खासतौर पे। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, उधार कम करके खासतौर पर। देखिए, उधार लेने में कोई हर्ज नहीं होता, अगर आप उधार सही जरूरत के लिए ले रहे हम्म। हैं। उधार लेने का क्या मतलब है? आप बेसिकली अगर कोई इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी अगले कई सालों तक बेहतर होगी। मान लीजिए आप घर खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि घर में आप मुफ्त में रह सकते हैं, चाहे आप किराए पे रहें, चाहे आप घर की किस्त चुकाएं, दोनों हिस्से से आप कुछ ना कुछ पैसा दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसी चीज बनाएं जिससे आपका लॉन्ग टर्म भविष्य बेटर होगा, तो उधार लेने में कोई हर्ज नहीं। पर उधार उतना लेना चाहिए जितना आपकी कमाई से आप संभाल सकते हैं। सिर्फ घर का एग्जाम्पल शायद बहुत लोगों को समझ आता है, पर यह कई तरीके से समझा जा सकता है। जैसे अगर
आपका आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आप उधार लें, उसको एक अच्छी डिग्री मिल जाए, प्रोफेशनल डिग्री मिल जाए, तो उसकी जिंदगी भर की कमाई जो है हर साल वो ज्यादा होगी। अब आपने अभी पैसा लेके, अभी उधार लेके पूरी जिंदगी की कमाई बढ़ा ली, तो वो उधार लेने में हर्ज नहीं है। हम्म। अगर आप रोज गाड़ी बदल बदल के काम पे जाते हैं, ठीक है, सस्ता पड़ता है। पर अगर आप एक मोटरसाइकिल ले लेते हैं, चाहे उधार पे लें, उससे आपके दिन के 2-3 घंटे बच जाते हैं, तो उस उधार से आपके जीवन में एक इम्प्रूवमेंट आई। तो इस हम्म। तरह के उधार से कोई दिक्कत नहीं। पर कई बार हम लोग उधार लेते हैं ऐसी चीजों के लिए जो साथ साथ ही खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने सोचा कि भाई मैं इस बारी छुट्टी मनाने के लिए मसूरी ना जाके स्विट्जरलैंड चला जाता हूँ। अब आपने पैसा तो खर्च कर दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत मजा आया, पर उससे आपकी जिंदगी में कोई लंबा फर्क नहीं पड़ने वाला। हम्म। तो वो अगर आप उधार लेके चले गए या क्रेडिट कार्ड पे आपने वो पैसा खर्च करके कर लिया, तो आपने अपने ऊपर एक बोझ बढ़ा लिया, क्योंकि आपको अब हर महीने ईएमआई देनी है, पर आपकी जिंदगी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हम्म। इसलिए जो बोरोइंग है, उसको उस चीज से नापना चाहिए कि उससे आपकी जिंदगी में क्या एक बेहतरी होगी, क्या आपकी या कमाने की शक्ति बढ़ेगी, या टाइम बचेगा, या कोई आपकी काबिलियत बढ़ेगी, किस चीज से आपको फायदा होगा। और उसको ईएमआई से अगर आप मिला के चलें, और जितना आप खर्च करके ईएमआई अपने सर पे ले रहे हैं उससे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल ले लेना चाहिए, तो उधार लेना सही है। एक आखिरी सवाल, इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे सर कि निवेश की तरफ हम जब भी बढ़ते हैं तो हमारे आसपास तमाम तरह की सलाहें आ जाती हैं। आप लोगों के पास में भी जाहिर है हम लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, और उस इंफॉर्मेशन के शोर में कैसे अच्छी चीजें पिक करते हैं आप लोग, और खासतौर पर आम लोग जो हैं, आम निवेशक हैं, वो किस तरह से इस नॉइज को कट करें और अपने लिए अच्छी चीजें जो उनको फायदा पहुंचा सकती हैं वही चुनें। ये बहुत आपने एकदम सटीक और बहुत जरूरी सवाल पूछा है। जो मैंने किताब लिखी है, ये पुस्तक, इसके अंदर 174 पेज हैं, सिर्फ छोटी किताब हम्म। है। किताब का नाम है लिटिल बुक ऑफ बिग गेम्स। पर 174 पेज भी बहुत है। जो बिल्कुल। मैं समझाना चाहता था वो लगभग आधी किताब में समझा दिया। अब जो निवेश की पद्धति है, निवेश का तरीका है, वो बहुत मुश्किल नहीं है, हम्म। पर उसको पालन करना बहुत मुश्किल है। और उसकी वजह वही है जो हमारे आहार में, डाइटिंग में आप हम्म। हर आदमी समझता है। सबको पता होता है कि खाना अगर आप ढंग से खाएं, थोड़ा बहुत हर तरीके से प्रोटीन और अच्छा खाना खाएं, बैलेंस्ड डाइट, और थोड़ा कम खाएं, तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, ये हम सबको पता है। पर क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम्म। नहीं। कई क्योंकि बार नहीं कर पाते। यूट्यूब के ऊपर रोज हमें बिल्कुल। कोई ना कोई एक समाचार आता है कि भाई अगर आप फ्लैक्स सीड खाएंगे, या हम्म। ये अवाकाडो का ये कुछ करेंगे, या सुबह मेथी पानी आप पी लेंगे खाली पेट पे, तो आपकी सेहत एकदम बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमें रोज इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं सोशल मीडिया पे दोस्तों से कोई ना कोई टिप मिलता है कि सेहत कैसे बने। और हम सब उस टिप पे ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, हालांकि हमें बेसिक सब पता है कि अगर बेसिक हम चलते रहेंगे तो सेहत ठीक रहेगी। निवेश बिल्कुल। का भी बिल्कुल यही हाल। जो मैंने आपको बताया इतनी 15-20 मिनट की बातों में, अगर इन बातों पे आप समझ लें, इस किताब के 80-90 पेज पढ़ लें, उन्हें समझ लें, तो आप एक साधारण निवेशक से कम काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर बिल्कुल। ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील और हर तरह का जो एक लगातार टिप्स की बम्बार्डमेंट है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ये आईपीओ बहुत अच्छा है, ये मुझे खबर मिली है एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसलिए कल सुबह मैं ये शेयर खरीद रहा हूँ। इस तरह के जब आप काम में पड़ जाते हैं, तो आपका निवेश जो है वो एक छोटी कागज की नाव की तरह है, जो ऊपर इसको नीचे ले जाता जाती रहती रहेगा, है, बिल्कुल। और एक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। हम्म। आपको चाहिए कि आप एक बड़े जहाज की तरह
सीधे अपनी मंजिल की तरफ चलें। और जो ये छोटी मोटी इधर उधर की खबरें और रूमर्स और टिप्स आते रहते हैं, इन सब चीजों को नजरअंदाज कीजिए, आराम से चलिए, और आपका जो रिजल्ट है वो इन सब टिप्स से बेटर ही आए। बिल्कुल। तो लालच बुरी बला है, ये बात बाजार पर भी लागू होती है, शेयर में निवेश पर भी लागू होती है, और जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसी पर फोकस करिए तो आपका निवेश जरूर बढ़ेगा। तो सर, बहुत जी। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया टीवी भारत को, और बहुत शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ेंगे और अपने फायदे की चीजें इसमें से निकाल कर निवेश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू। नमस्कार।